नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। पहला जो हमारा आर्टिकल है ये फायरवर्क इंडस्ट्री, उसके अलावा जो हैजार्डस इंडस्ट्री, खतरनाक उद्योग माने जाते हैं, उसमें सुरक्षा की बात करता है। उसके बाद में आज का जो दूसरा आर्टिकल है ये कॉरपोरेट्स, एनजीओ और सरकार अगर तालमेल बना के काम करे तो वो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, उस बारे में ये आर्टिकल बताता है और इसका महत्व भी बताता है। उसके बाद में अंतिम आर्टिकल में हम बात करेंगे गिट हब के बारे में। गिट हब क्या होता है और हाल ही में सेक्सुअल हरासमेंट क्या केस हुआ है गिट हब के संबंध में, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं हमारे MCQ के ऊपर। वो यह है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना निम्न में से किससे संबंध रखती है। आपका ऑप्शन ए है ये गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन से संबंध रखती है। ऑप्शन बी है ये लैक्टेटिंग मदर्स, अर्थात जिनके शिशु काफ़ी बालावस्था में हैं। अगर हम जनरली माने तो 1 वर्ष के अंदर है, जो महिलाएं लैक्टेटिंग महिलाएं कह जाती है उनके लिए। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। वो ये है कि हैजार्डस इंडस्ट्रीज अर्थात खतरनाक उद्योगों में जो सुरक्षा प्रोटोकॉल है इनको अनिवार्य और सुदृढ़ करना क्यों ज़रूरी है, इसका क्या महत्व है, इस बारे में आपको बताना है 250 शब्दों में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आर्टिकल की ओर, जो कि इंडस्ट्रीज में सेफ्टी प्रोटोकॉल के बारे में, सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में बात करता है। इस बारे में हम सब बात कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में न्यू ईयर के दिन, नववर्ष के दिन, तमिलनाडु की एक फायरवर्क यूनिट में 4 वर्कर्स की, 4 जो यहाँ पे वर्कर काम कर रहे थे इस इंडस्ट्री में, उनकी मौत हो जाती है एक ब्लास्ट के चलते हुए। तो यहाँ पर इस घटना के चलते हुए एक बार फिर इस चीज़ की चर्चा हुई है कि हैजार्डस इंडस्ट्री, खतरनाक उद्योग में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या होने चाहिए और इन्हें क्यों अनिवार्य और सुदृढ़ होना चाहिए। अब अगर हम देखें तो एक्सीडेंट क्यों हुआ, अभी तक जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके अनुसार ये बताया गया है कि यहाँ पर केमिकल आपस में फ्रिक्शन करे और उसके कारण ये ब्लास्ट देखने को मिला। बताया जा रहा है कि वर्कर्स जो है ये किसी मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि के लिए नहीं, परंतु न्यू ईयर, नववर्ष के दिन पूजा थी, उस उपलक्ष्य में इस यूनिट में, इस फैक्ट्री में आए हुए थे। तो अगर हम देखें तो क्यों यहाँ पर बात की जा रही है कि और सुदृढ़ नियम बने और अनिवार्य नियर सुरक्षा प्रोटोकॉल्स बने और कानून और ज़्यादा सख्त हो इस बारे में। अगर हाल ही में हम देखें तो इस केस में IPC, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता और इंडियन एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के अंतर्गत यहाँ पर केस बुक किया गया है। अगर हम देखें तो नो वायलेशन साइटेड फॉर लीजिंग द फैसिलिटी एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अनऑथराइज्ड सब्सटेंसेस। तो इस केस में ये देखने को मिला कि लीजिंग फैसिलिटी या कुछ गैर कानूनी चीज़ को या प्रतिबंधित चीज़ को या जिसका लाइसेंस नहीं मिला है, अनऑथराइज्ड सब्सटेंस को मैन्युफैक्चरिंग करने का कोई भी केस सामने नहीं आया। तो यहाँ पर हम देखें तो अभी जो प्राइमरी इंक्वायरी हुआ तो इसमें ऐसी कोई गलती नहीं निकल के आई है, फिर भी उसके बावजूद यहाँ पे IPC और इंडियन एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के अंतर्गत यहाँ पे मामला दर्ज किया गया है। अगर हम देखें पिछले कुछ मामलों में तो यहाँ पर अलग अलग इन्वेस्टिगेशन कमीशन इसके लिए बनाए जाते हैं। इन पिछले इन्वेस्टिगेशन कमीशंस की बात करें तो इनके चलते हुए हमारे देश में जो बाल श्रम होता था, चाइल्ड लेबर होता था, उसमें कमी आई है काफ़ी। ये अपने आप में एक काफ़ी सफलतापूर्ण बात है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इन फायरवर्क्स इंडस्ट्री में वो लोग काम करते हैं जो कि रूरल एरिया से आते हैं, समाज के निचले तबके से आते हैं और साथ ही साथ काफ़ी बैकवर्ड रीजन को भी बिलोंग करते हैं। तो करीब 8 लाख परिवार ऐसे हैं, 8 लाख लोग ऐसे हैं, माफ़ कीजिएगा, जो इन फायर इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व है। फायर इंडस्ट्री इन्हें अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट देती है। वो कृषक जो भूमिहीन कृषक है, ये जिनके पास बिल्कुल कम भूमि है, उनके लिए ये आय का स्रोत बनने के लिए, उनके लिए ये आजीविका का एक बहुत बड़ा स्रोत है, अपने आप में एक एम्प्लॉयमेंट का केंद्र है इनके लिए। लेकिन एम्प्लॉयमेंट अगर आप किसी को दे रहे हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप किसके जीवन को फॉर ग्रांटेड ले सकते हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर सुरक्षा प्रोटोकॉल जो है इन्हें अनिवार्य और मजबूत और साथ ही साथ मजबूत बनाने की आवश्यकता है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो हरित आयोग है, हमारे देश का राष्ट्रीय हरित आयोग जो है, इन्होंने पिछले कुछ इन्वेस्टिगेशंस की बात करें, पिछले वर्ष 20 लोगों की मृत्यु हुई थी
ऐसे ही हैजार्डस इंडस्ट्रीज में। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें, कुछ सजेशंस दिए थे एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने, हरित आयोग ने। उनमें से जो पहला है वो ये है कि एक्सप्लोजिव एक्ट शुड बी अमेंडेड। जो हमारा एक्सप्लोजिव एक्ट है अर्थात इंडियन एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट जो है, इसे अमेंड करना चाहिए और इसमें नेग्लिजेंस के लिए और कड़े कानून और कड़े पिनल प्रोविजंस, पनिशमेंट लाना चाहिए। उसके अलावा जो लोग मिक्सिंग और जो केमिकल से जुड़ी हुई मिक्सिंग और फिलिंग का काम कर रहे हैं, साथ ही साथ जो कलर पैलेट्स के साथ में भी काम कर रहे हैं, इन्हें इन कामों को स्किल्ड वर्कर के द्वारा ही करना चाहिए जिन्हें सर्टिफाइड किया गया हो। उसके अलावा ड्रोन सुपरविजन की भी बात की गई है और साथ ही साथ जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है इनका कड़े रूप में यहाँ पे पालन करवाने की भी बात की गई है। तो ये कुछ सजेशन हैं जो एनजीटी ने पूर्व में दिए हैं। चलिए दूसरे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। एनजीओ, गवर्नमेंट और कॉरपोरेट्स, ये तीनों अगर साथ में मिलकर काम करें एक सिनर्जी से, तो इससे हमारे समाज के उस निचले तबके को और साथ ही साथ हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होगा। अगर हम देखें तो सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट ये बताता है कि अगर आप एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा प्रॉफिट या आपका टर्नओवर है तो आपको इस अपने नेट प्रॉफिट का 2% जो है ये सीएसआर के लिए देना पड़ेगा, डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए देना पड़ेगा सीएसआर के अंतर्गत। अब यहाँ पर ये कॉरपोरेट्स की जवाबदेही मानी गई है। सीएसआर का जो कंसेप्ट है ये वेस्टर्न कंसेप्ट है। यह इस तरीके से आता है कि जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये इतनी बड़ी किस तरीके से बनती है लोगों के कारण, जो इसमें काम करते हैं, जो उनके उत्पाद लेते हैं, जो उनकी सर्विस लेते हैं। तो ये कंपनीज की जिम्मेदारी है कि अगर वो कोई फ़ायदा जनरेट करते हैं, अगर वो एक बड़ा फ़ायदा जनरेट करते हैं तो उसका कुछ भाग समाज को वापस लौटाना चाहिए। तो उसी के अंतर्गत हमारे देश में भी सीएसआर कानून आया और जिसके अंतर्गत 2% जो है अपने नेट प्रॉफिट का कंट्रीब्यूट करना एक जवाबदेही मानी गई कंपनीज की, कॉरपोरेट्स की। अब ये जो सीएसआर फंड है ये मुख्यतः एनजीओस और जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है इन्हें जाता है और ये धरातल पे काम करने वाले एनजीओस यहाँ पे सामाजिक कल्याण के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर इसके चलते हुए ही कॉरपोरेट और साथ ही साथ जो नॉन स्टेट एक्टर है जैसे एनजीओ, इनके बीच में एक सामंजस्य देखने को मिलता है और साथ ही साथ जो फायदे हैं चीज़ों के, जो पैसे का असली फायदा है वो वास्तविक रूप में ग्राउंड रूट्स तक जाते हुए हमें दिखता है। लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं। अगर समस्याओं की हम बात करें तो यहाँ पर सीएसआर के चलते हुए सीएसआर फंड क्लियर करना पड़ता है, कंपनीज को अपना लेखा जोखा देना पड़ता है और एनजीओस को भी अपना लेखा जोखा देना पड़ता है। एफसीआरए एक्ट के बारे में हमने कल ही बात करी थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ब्यूरोक्रेसी, हमारे देश में जो नौकरशाही है, इससे नेविगेट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पर कम्युनिटी एंगेजमेंट को बहुत अच्छी मदद मिलती है कि एनजीओ और नॉन स्टेट एक्टर साथ में आकर एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी एंगेजमेंट करते हैं जो कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को करना चाहिए। तो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की जो एक कमी रह जाती है उसको एनजीओस पूर्ण करते हैं। आरटीआई ऐसा ही एक उदाहरण है। लेकिन अगर हम देखें तो एनजीओस पे हाल ही में एफसीआरए आने के बाद में जो इनका फॉरेन फंडिंग प्रभावित हुई है, काफ़ी एनजीओस के जो लाइसेंस है वो रिन्यू नहीं किए गए हैं। उसके चलते हुए अब ये सीएसआर फंड पे ही पूर्णतः यहाँ पर डिपेंडेंट हो गए हैं। अब सीएसआर फंड अगर इन एनजीओस को नहीं मिलते हैं तो ये एनजीओ अपने आप में, ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप में बंद हो जाएंगी और ये समस्याओं का काफ़ी सामना करेगी। तो सीएसआर लॉ के चलते हुए यहाँ पे एक नॉर्मल लेमैन, कॉरपोरेट और स्टेट तीनों ही जुड़ते हैं एनजीओ की मदद से। तो जरूरी है यहाँ पर बताया गया है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट ग्रोथ ऑफ एनजीओ इज नॉट स्टिफ्ड ड्यू टू लाइसेंसिंग रेगुलेटरी इशू रिजल्टिंग इन देम बीइंग रेलीगेटेड टू बैक रोज एज सनसेट वॉरियर्स। तो यहाँ पर जरूरी है जब एनजीओ इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो इन पर लाइसेंसिंग रेगुलेटरी इश्यूज लाकर इन्हें मुसीबत में ना डाला जाए, इनको इनके कार्यों से प्रभावित ना किया जाए। चलिए तीसरे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं जो कि है सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में। गिटहब एक ओपन सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी है जिस पर आप एज अ होस्टिंग आप कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर इसके माध्यम से, गिटहब के माध्यम से बना सकते हैं। लेकिन गिटहब जो है इस ओपन सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी का काफ़ी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे देश में पहली नहीं दूसरी दफ़ा इस गिटहब का गलत इस्तेमाल किया गया है।
ये अपने आप में एक सोशल यूटिलिटी प्लेटफॉर्म बताया जाता है, लेकिन इसका दुरुपयोग होते हुए हाल ही में ये देखने को मिला कि इस पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं इनकी पिक्चर डाल के उन्हें ऑक्शन किया गया, जो कि अपने आप में काफ़ी एक निंदनीय चीज़ है। किसी भी महिलाओं को, खासकर अगर वो माइनॉरिटी और ऊपर से माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी बिलोंग करते हैं, इनको एक स्ट्रेटजिक टारगेट करने के लिए ये ऐसा किया गया है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक वुमेन की मॉडेस्टी से लेकर उनके सेक्सुअल हरासमेंट तक सारी यही चीज़ें हैं। इससे पहले 2021 के जून में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी और उस वक्त कंप्लेन लॉन्च की गई थी, लेकिन इसका परिणाम कुछ इस तरीके से दिखा नहीं। इन्वेस्टिगेशन आया, उसमें गिटहब का नाम आया, लेकिन गिटहब के साथ में इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी यहाँ पर सामंजस्य नहीं बिठा पाई, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज का ये कहना था कि गिटहब जो है ये कॉपरेट नहीं कर रहा है हमारे साथ में। अब बात यहाँ पर ये आती है कि गिटहब की अगर हम बारे में बात करें तो कंटेंट पॉलिसी से किस तरीके से ये जुड़ा हुआ है। तो ये वर्ल्ड की, आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ओपन सोर्स डेवलपर कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है। अपने आप में गिटहब महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कोडर्स साथ में आकर कोलैबोरेट करके डेवलप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर्स को, एप्लीकेशन को और इफेक्टिव बना सकते हैं। तो अपने आप में कोई डाउट नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म्स का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है। गिटहब भी कहता है कि ये अपने प्लेटफॉर्म पर सिर्फ उन्हीं कंटेंट को अलाउ करते हैं जो कि सिविल और रिस्पेक्टफुल हो सबके लिए। साइबर बुलिंग, डॉक्सिंग, न्यूडिटी, सेक्सुअल कंटेंट जैसी चीज़ें इस पर पूर्णतः प्रतिबंधित है। अब यहाँ पर जब ये एप्लीकेशन में बताया गया है कि अगर कोई गिटहब के कंडीशंस का, टर्म्स का वायलेशन करता है तो उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस स्थिति में जून 2021 में सस्पेंड कर दिया गया, अभी की स्थिति में भी सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर गिटहब ने सिर्फ अकाउंट ही सस्पेंड किया गया है। जो एक्यूज्ड पर्सन है उनका डिटेल्स देने के लिए इंडियन अथॉरिटीज़ को मना कर दिया है। अब बात ये आ गई है कि व्हाट एक्शन हैव बीन टेकन बाय अथॉरिटीज़ एंड गिटहब। तो अथॉरिटीज़ में अभी तक क्या यहाँ पर एक्शन लिए, जैसे मैंने बताया गिटहब ने इन्हें बैन कर दिए है अकाउंट्स को और अकाउंट सस्पेंड्स भी कर दिए हैं बहुत सारे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये देखने को मिल रही है कि जो अकाउंट्स के द्वारा, जिन लोगों के द्वारा यहाँ पर ये कृत्य किया गया, उनका नाम या उनका कोई डिटेल्स देना गिटहब ने ज़रूरी नहीं समझा और इसके लिए डिनाई कर दिया है। और यही चीज़ पहले हुई थी, जिसको देखते हुए हमारी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ ने बताया था कि गिटहब जो है ये कॉपरेट नहीं कर रहा है इन्वेस्टिगेशन के साथ में। इसके चलते हुए आरोपियों को पकड़ा जाना मुश्किल है और अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की अगर माने तो दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है और दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हमने मामला दर्ज करके जो गिटहब की लीगल टीम है उनको नोटिस फॉरवर्ड कर दिया है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई डिटेल अभी तक सामने नहीं आया है जिससे किसी भी आरोपी के बारे में कोई जानकारी मिले। कुछ सीनियर ऑफिसर हैं, उनका कहना ये है कि हम मिनिस्ट्री को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो गिटहब को फोर्स करे कि वो इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करें। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न उठ जाते हैं। प्रश्न इस तरीके से उठ जाते हैं कि अब से कुछ महीने पहले ही OTT प्लेटफॉर्म्स के संबंध में रूल्स लाए गए, IT रूल्स लाए गए। हमारे देश में ऑलरेडी IT एक्ट है जिसमें ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके द्वारा हम गिटहब पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं अगर वो कॉपरेट नहीं कर रहा है। इंडियन पेनल कोड में भी ऐसी बहुत सारी धाराएं हैं जिसके चलते हुए हम गिटहब के जो ऑफिशियल्स हैं उनको दंड दे सकते हैं। उसके बावजूद भी जून 2021 में जो घटनाएं हुई थी उसका वहाँ पे कोई भी आरोपी का नाम नहीं सामने आया, किसी भी आरोपी को नहीं पकड़ा गया और अभी भी कुछ ऐसी ही स्थिति होती हुई दिख रही है। तो क्या ज़रूरत है कि हमारे देश में जो कानून हमने OTT प्लेटफॉर्म्स में इन्हीं सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमने जो कानून लाए थे, क्या वो अपने आप में पर्याप्त है या हम उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? आपके क्या विचार है इस बारे में? आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ में साझा कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। आप चाहे तो हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएंगी और अधिक जानकारी के लिए आप लॉसिको की वेबसाइट www.lawsico.com विजिट कर ही सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉसिको।